Hello friends, this is Deepak Singh and on behalf of AQ Bias, today we'll be discussing the topic of Istanbul Convention on Violence Against Women. अब हम इस कन्वेंशन के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? Actually there are like multiple reasons. The major reason is कि recently जैसे ही जुलाई का मंथ स्टार्ट हुआ तो टर्की ने इस कन्वेंशन से एग्जिट कर लिया है. इनफैक्ट यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट टर्की वाज द फर्स्ट कंट्री to ratify the convention, but now it has become the first country to exit from this convention. So this is one reason. And second reason is in the background of coronavirus we are witnessing shadow pandemic. तो shadow pandemic आप सोचेंगे कि क्या है, shadow pandemic किस context में, they can ask in mains. तो you might be confused, तो उस term को मैं explain पढ़ लूंगा. So actually that means कि domestic violence against women has increased during coronavirus. So that's the reason. ये जो आपकी जो conventions है, so question can be asked on domestic violence. So while writing an answer on shadow pandemic, you have to mention this convention apart from other conventions like CEDAW. उसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे when we will be discussing about gender violence under the social issues classes. So today let's discuss the Istanbul Convention. पहले हम इसकी provisions के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बारे में हम पढ़ेंगे that which organization has launched it. MCQ can also be asked. अगर मैं आपसे पूछूं like which is the organization which has launched this convention, is it European Union, Council of Europe, or is it like African Union or some United Nation agency like the by UN Women? So ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, so it might confuse you. So let's discuss this convention. And उसके बाद फिर हम इस्तांबुल के बारे में भी एक बार डिस्कस कर लेंगे कि कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी सी पे है, कौन से स्ट्रेट पे है. So ये सब हम पढ़ लेंगे इस लेक्चर में. So let's start with the topic of Istanbul Convention on Violence Against Women. So as I said that the Turkey exited from this convention. So in March, in 2021 March, Turkey announced that it will be exiting from the convention, and on July 1 that was done officially. तो वो ऑफिशियली अपनी कन्वेंशन से एग्जिट कर गई है एंड दैट हैज लेड टू प्रोटेस्ट अक्रॉस द कंट्री. जो वहाँ के वुमेन राइट एक्टिविस्ट हैं तो उन्होंने, या फिर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं तो उन लोगों ने काफी इसको क्रिटिसाइज करा इस मूव को. सो लेट्स डिस्कस दिस. सो पहले हम इस्तांबुल कन्वेंशन के बारे में पढ़ लेते हैं. सो अनऑफिशियल इसका नेम है इस्तांबुल कन्वेंशन ऑन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, बट द ऑफिशियल नेम इज काउंसिल ऑफ यूरोप. अगेन काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन ऑन प्रिवेंटिंग एंड कॉम्बैटिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस. तो ये इस वजह से ये पूरा ऑफिशियल नाम अगर मत लिख लेना इन केस अ क्वेश्चन कम्स इन मेंस, क्योंकि अगर आपके 300 वर्ड है उसमें से तो थोड़े बहुत वर्ड से यही खा जाएगा. तो आप मतलब बट अनऑफिशियली वैसे भी ग्लोबल लेवल पे भी इसको इस्तांबुल कन्वेंशन ऑन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन कहा जाता है एंड काउंसिल ऑफ यूरोप एज वी कैन सी. सो दिस ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड दिस कन्वेंशन, दैट्स व्हाई द नेम. तो हमने इसका ऑफिशियल नेम पढ़ लिया एंड द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज बिहाइंड इट उसके बारे में पढ़ लिया. सो व्हाट इज इट? एज द नेम, इसके वैसे नेम में ही काफी सब कुछ लिखा हुआ है. सो इट इज अ ह्यूमन राइट ट्रीटी विद द एम टू प्रिवेंट ऑल फॉर्म ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इंक्लूडिंग डोमेस्टिक वायलेंस. तो उसके बारे में ये इसका जो टारगेट है कि पहले तो वायलेंस प्रिवेंट करनी है एंड इन केस इफ द वायलेंस हैपेंस देन टू एंश्योर प्रोटेक्शन एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ ऑल द विक्टिम्स ऑफ वायलेंस. तो इस कंटेक्स्ट में ये कन्वेंशन है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है. अब इसकी टाइमलाइन के बारे में पढ़ लेते हैं. So this convention was opened for signature in 2011 in Istanbul, which is located in Turkey. And in 2012, Turkey became the first country to ratify the convention. And the convention came into force after all the other countries signed it and ratified it. It came into force in 2014. And अगर recently हम देखें, अगर officially वैसे 2019 तक का डेटा देखें, तो it was signed by 45 countries and the European Union. ये हमने सिग्नेटरीज की बात करी है, एक्चुअल रेटिफाइड जो जिन्होंने करा वो थोड़े से कम होंगे. तो ये इसका डेटा है. यूरोपियन यूनियन ने भी इस कन्वेंशन को साइन करा है. सो दिस इज द टाइमलाइन एंड रीसेंट टाइमलाइन जो मैंने आपको बताया, इन 2021 टर्की बिकेम द फर्स्ट एंड ओनली कंट्री टू विथड्रॉ फ्रॉम द कन्वेंशन आफ्टर डिनाउंसिंग इट ऑन इन मार्च 2021. पहले मार्च 2021 में इन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर करा था दैट in future we will be exiting from this treaty, and then the process started and Turkey, the convention ceased to be effective in Turkey from 1st of July 2021. तो ये इसकी brief timeline है. So again Turkey is not only the first country, it is the only country. It is the first and only country. उसके बाद टर्की के बाद किसी और ने फॉलो नहीं करा. So it is the first and only country to exit from this convention as of now. अब इस कन्वेंशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर या फिर क्या क्या इसकी प्रोविजंस है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं. As I said that the Council of Europe has established it, and what is the implementing structure and monitoring structure? So
ये वैसा तो इसके वही है कि इसके सेक्रेटरी जनरल है, इसके प्रिंसिपल एजेंसी है, इसके भी पार्लियामेंट है, हर कन्वेंशन के होते हैं। सो आई डोंट थिंक सो दैट इट इज लाइक दैट मच रेलेवेंट टू गो इनटू दैट मच डिटेल अबाउट क्या क्या सारी बॉडीज हैं, बट दिस टर्म कैन बी आस्क्ड. So they can ask like this about, instead of asking a question directly on Istanbul Convention, they can ask a question on this, that this monitoring mechanism is related to which convention. So the convention mandates an independent expert body, the group of experts on action against violence against women and domestic violence. So this is the full name of Grevio. It is mainly related to grievance, जैसे आपको दिख रहा होगा. So a group of experts on action against violence against women and domestic violence. So ये इसका ऑफिशियल नाम है. So it monitors the implementation of this convention and it is an independent expert body. तो इसकी implementation को monitor करती है. Its members are elected by the state parties. Depending on the number of state parties, the body consists of between 10 and 15 members. तो 10 से 15 के बीच में इसके members होते हैं, between 10 to 15. तो मेंबरशिप के कंटेक्स्ट में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेन ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसका फुल नेम क्या है. ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन एक्शन अगेंस्ट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस, एंड इट मॉनिटर्स द इंप्लीमेंटेशन ऑफ इस्तांबुल कन्वेंशन ऑन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन. सो दिस इज मोर देन सफिशिएंट. इसके बाद जो इसके स्ट्रक्चर्स हैं, क्या क्या इंप्लीमेंटिंग मैकेनिज्म है, वो हमें देखने की जरूरत नहीं है. सो व्हाट आर द की प्रोविजंस, और इस प्रोविजंस के रिलेटेड ही क्या रीजन था कि टर्की ने इसमें एग्जिट करा इस कन्वेंशन से. सो उसके बारे में पढ़ लेते हैं. व्हाट आर द की प्रोविजंस ऑफ द कन्वेंशन. फर्स्ट इज, इट इज द फर्स्ट लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट which creates a comprehensive legal framework and approach to combat violence against women. So all the countries who have signed and ratified the convention, so they are under a legal obligation to create a framework to prevent all forms of violence against women, including domestic violence. Honor killing हो गया तो उसको काउंटर करने के लिए कन्वेंशन है. So this creates a legal obligation on behalf of countries. So it is focusing on preventing domestic violence, protecting victim and prosecuting accused offenders. तो एक टारगेट तो ये है जो हमने डिस्कस करा था कि इट एम्स टू प्रिवेंट द डोमेस्टिक वायलेंस, बट अगेन तो वो आपका कहते हैं ना, लातों के बूत बातों से नहीं मानते. तो अगर कोई ऑफेंडर है, अगर कोई आपका इसमें कोई हरास करता है किसी को, किसी औरत को, तो उसको प्रोसिक्यूट भी करा जाएगा, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होगी, एंड जो आपके विक्टिम्स हैं उनको रिहैबिलिटेट भी करा जाएगा. सो इट कवर्स ऑल द डायमेंशंस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, इंक्लूडिंग विद स्पेसिफिक फोकस ऑन डोमेस्टिक वायलेंस. It characterized domestic violence against women as violation of human rights and a form of discrimination. So, ये human right violation है. Now, states which ratify the convention must criminalize several offenses, including, now this is very much important. तो क्या क्या जो violence against women को ये cover करता है, जिसको prosecute करता है. So, psychological violence, यानी कि mental violence, जो आपका domestic violence के अंदर भी आता है. Stalking, तो आपका पीछा करना. हमारे वैसे सारी बॉलीवुड मूवीज में स्टॉकिंग ही चलती रहती है. स्टॉकिंग होता है ना, किसी लड़की के पीछे पड़ गए और उसको हरास कर रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हैं या फिर उसको घर तक उसका पीछा करते करते चले गए. सो दैट इज नोन एज स्टॉकिंग. तो वो भी कवर करता है. फिजिकल वायलेंस, अगर उसको मार पीट रहे हैं. सेक्सुअल वायलेंस इंक्लूडिंग मोलेस्टेशन, रेप एंड फोर्स मैरिज. तो फोर्स मैरिज को भी ये करता है, क्योंकि फोर्स मैरिज लीड्स टू मैरिटल रेप. ये भी आपका कहा जाता है कि भाई मैरिटल रेप इट्स अ फॉर्म ऑफ रेप. तो कहीं प्रोविजन है, जैसे डिबेट चलता है, शुड मैरिटल रेप बी क्रिमिनलाइज्ड और नॉट, तो उसके ऊपर भी डिबेट है. ये हम सोशल इश्यूज की क्लास में डिस्कस करेंगे. तो ये फोर्स मैरिज को भी कवर करता है. फीमेल जेनाइटल म्यूटिलिएशन, फोर्स्ड अबॉर्शन. जो फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन है, FGM, इंडिया में दाऊदी बोरा जो कम्युनिटी है उसमें प्रैक्टिस करा जाता है और उसे खतना कहते हैं, KHATNA, खतना. तो वो भी हम अलग से डिस्कस करेंगे. एंड देन फोर्स्ड अबॉर्शन एंड फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन. तो ये सारे जो ऑफेंसेस हैं ये कवर करता है. अगेन आई वुड रिपीट, साइकोलॉजिकल वायलेंस और मेंटल वायलेंस, मेंटल हरासमेंट, स्टॉकिंग, फिजिकल वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस इंक्लूडिंग रेप एंड फोर्स मैरिज, फीमेल जेनाइटल mutilation, forced abortion and forced sterilization. The convention also includes an article targeting crimes committed in the name of so-called honor. तो जो honor killing है उसको भी कवर करता है ये. And the convention states that the sexual harassment must be subject to criminal or other legal sanction. तो जो prosecution की बात करी थी हमने कि criminal उसकी जो
इसको ऑफेंस कहा जाता है, तो इसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने चाहिए, तो ये भी कवर करता है आपका। So these are the key provisions. Again, the key most important point is that it is the first legally binding instrument which creates a comprehensive legal framework to combat violence against women. So ये बहुत ज्यादा important point है इसका। And इसके key provisions देख ली, that what kind of offenses are covered by it and what are the sanctions इसको criminalize करता है, तो honor killing को भी cover करता है, तो ये इसके important है point है। अब हम discuss करते हैं what are the reasons for Turkey's withdrawal from the convention. सो इन्होंने ऑफिशियल कोई ऐसे इन्होंने कोई रीजन नहीं इन्होंने स्टेट करा है, बट स्टिल जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं कुछ उन्होंने अनऑफिशियली या फिर मतलब अपने इंटरव्यूज वगैरह में कहा है, उन्होंने ऑफिशियली को इन्होंने नहीं कहा, पर कुछ उन्होंने फिर भी रीजंस कहे जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेस, दैट द कन्वेंशन डीमीन्स अंडरमाइंस ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर, promotes divorces and encourages acceptance of LGBT community in the society. तो उनको ये लगता है कि जो ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर है उसका ब्रेकडाउन हो रहा है बिकॉज ऑफ टर्कीज असेशन टू द कन्वेंशन एंड टू क्रिएट, क्योंकि ये लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन है, सो यू आर अंडर एन ऑब्लिगेशन टू इंप्लीमेंट मेजर्स टू कॉम्बैट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो उनको लेकिन लगता है कि अगर ऐसे वायलेंस अगेंस्ट वुमेन अगर बढ़ रही है और औरतें उसके अगेंस्ट आवाज उठा रही हैं, पब्लिकली कर रही हैं, या फिर अपने जो हस्बैंड्स हैं उनको वहां पे जेल में डाल रही है, तो उसके चक्कर में फैमिली जो यूनिट है, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की व्यू है, ये टर्की की गवर्नमेंट का जो व्यू है कि वो अंडरमाइन कर रहा है, इसके चक्कर में फैमिली ब्रेकडाउन हो रहा है, डाइवोर्स बढ़ रहे हैं क्योंकि वुमेन आर आल्सो बिकमिंग अवेयर ऑफ देयर राइट्स, एंड देन इट इज आल्सो इंकरेजिंग एक्सेप्टेंस ऑफ द एलजीबीटी कम्युनिटी। एलजीबीटी आपका हो गया लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर्स, बायसेक्सुअल्स, क्वेयर कम्युनिटी, तो वो भी उसको इंकरेज कर रहा है। एंड साथ में ये आर्ग्यूमेंट कहा जाता है कि इवन बिफोर द कन्वेंशन there were laws in the Turkey, that is the government's view, Turkey's government view, that there were laws in the community to make sure that the women's rights are protected, and even after exiting from the convention there will be mechanism to ensure that the women are protected. तो ये उनका व्यू है, बट जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं दे क्रिटिसाइज इट एंड दे आर्ग्यू दैट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन and honor killing are persistent in Turkey. Turkey ranks 133 out of 156 countries in the Global Gender Gap Report of 2021. So टर्की में जो वुमेन राइट्स हैं वो काफी बेकार हैं, वुमेन ह्यूमन राइट्स काफी वायलेशन होती है, सो दैट इज व्हाई इट इज रैंक्ड सो लो. Out of 156 country, it is ranked 133 in the Global Gender Gap Report. So this point is important. And according to United Nations Women, 38% of women in Turkey face violence from a partner in their lifetime. So domestic violence भी काफी ज्यादा हाई है. So और ये जो डोमेस्टिक वायलेंस हाई है ये तो थोड़ा पुराना डेटा है, मतलब एक आध साल का डेटा है, और कोरोना वायरस में ये देखा गया है कि इट इज अ वेरी रेट्रोगेट स्टेप, क्योंकि इस टाइम पे डोमेस्टिक वायलेंस, जैसे कोरोना वायरस के टाइम पे लॉकडाउन हो गया था तो पार्टनर्स घर पे रह रहे थे, उन्हें लग रहा था कि पार्टनर्स विल गेट सम क्वालिटी टाइम टू स्पेंड विद ईच अदर, बट आफ्टर अ वाइल इट ऑल्सो क्रिएटेड अ लार्ज अमाउंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, क्योंकि औरतों के पास कहीं बाहर जाने की जगह थी नहीं, लॉकडाउन में पड़े हुए थे वो, तो क्वारल्स हो रहे थे छोटी छोटी बातों पे, वो बाहर नहीं जा पा रही थी, फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप हो रही थी, तो जो आपका मेल पार्टनर था वो अपनी वाइफ पे, हस्बैंड अपनी वाइफ पे गुस्सा, किसी मतलब कोरोना वायरस का गवर्नमेंट का गुस्सा वो अपने वाइफ पे निकाले जा रहा था, तो इससे डोमेस्टिक वायलेंस काफी बढ़ गई थी, एंड दैट वी कॉल एज शैडो पेंडेमिक. उसके बारे में भी हम पढ़ लेंगे. सो दीज आर द आर्गुमेंट्स एंड दिस इज द क्रिटिसिज्म दैट इट इज सच अ रेट्रोगेट स्टेप, कि इस टाइम पे तो कन्वेंशन की हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी, बट नाउ इसी टाइम पे टर्की ने इस कन्वेंशन से एग्जिट कर लिया. सो दिस इज अबाउट द कन्वेंशन, एंड एज आई सेड दैट this convention was implemented or established by Council of Europe, so इसके बारे में भी पढ़ लेंगे. So it might appear to many of us that Council of Europe is a part of or is related to European Union, but actually it is wrong. It is a separate organization. So it is an international organization which is distinct from the European Union. जो आपका यूरोपियन यूनियन है उससे डिस्टिंक्ट है ये, although it is sometimes confused with it. This organization was founded in 1949 in the aftermath of World War II, and its objective is to uphold human rights, democracy and the rule of law in Europe. तो ऑब्जेक्टिव्स तो इसके थोड़े जनरल हैं, वेग हैं, पर इसका मेन पॉइंट यही है कि इट इज डिफरेंट फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन, इनमें कोई रिलेशन नहीं है, एंड इट वाज फाउंडेड इन 1949. तो ये पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है ये. इट हैज 47 मेंबर स्टेट्स
Nearly all the European states have acceded to the Council of Europe, with the exception of major countries like Belarus, and even Vatican City is not a member of Council of Europe. Its headquarter is located in France, in a city by the name of Strasbourg. STRASBOURG, Strasbourg in France. तो यहां पे इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है, एंड इट इज एन ऑफिशियल यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर. एंड इसकी जो की बॉडीज हैं, ये जो काउंसिल ऑफ यूरोप है, जैसे हमने यूरोपियन यूनियन में भी देखते हैं, अफ्रीकन यूनियन में भी, उनमें भी काफी सब बॉडीज होती है, सबऑर्डिनेट बॉडीज होती है. तो इसकी जो बेस्ट नोन बॉडी है वो है आपका यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स. यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, it is a body, is a part of the Council of Europe, which enforces the European Convention on Human Rights. So European Convention on Human Rights is implemented by European Court of Human Rights, which is a part of the Council of Europe. So ये आपका important point हो गया. तो इसके साथ हमने Council of Europe को भी cover कर लिया. Now let's discuss the point topic of shadow pandemic briefly, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि it is another name for violence against women during coronavirus. तो ये पढ़ लेते हैं. As I said that due to coronavirus, all types of violence against women have increased, especially domestic violence. तो डोमेस्टिक वायलेंस सबसे ज्यादा बढ़ रही है. एंड इसके रीजंस क्या हैं? एक तो यही है कि औरतें कहीं बाहर जा नहीं पा रही, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग गई है. नॉर्मली अगर वो अपनी जॉब पे जाती थी घर के किसी चक्कर में, तो अब वो घर से बाहर नहीं जा पा रही. एंड इवन द डोमेस्टिक वायलेंस हेल्पलाइंस एंड शेल्टर्स वो है, तो वो भी उनपे एक तो नंबर ऑफ कॉल्स तो इंक्रीज हो गई है, और उस पे रीजन ये भी आपका देखा जा रहा है कि उनके पास देयर इज नो मैकेनिज्म. जो भी आपके एजेंसीज थी टू हेल्प द विक्टिम्स, तो वो भी आपकी बंद हो गई हैं. तो वही आपके रीजंस क्या है इसके शैडो पेंडेमिक के? इसका यही है: रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, सोशल आइसोलेशन, इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी, ओवरलोडेड हेल्थ केयर सिस्टम एंड डिसरप्टेड जस्टिस सर्विसेज. तो यानी कि जो भी मैकेनिज्म्स थे टू एंश्योर कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज प्रिवेंटेड, क्योंकि जो पुलिस एजेंसीज थी तो वो भी कहां पे लग गई हैं? लॉकडाउन को एनफोर्स करने में लग गई हैं. इसी चक्कर में तो वुमेन डोंट, एंड वो भी अपने काफी जो पुलिस विक्टिम्स थी या फिर वुमेन इन पुलिस थी, तो वो भी आइसोलेशन में रही हैं. उनको खुद कोरोना वायरस हो चुका है, या फिर उनको कहीं और ड्यूटी पे लगा दिया गया. तो प्रायोरिटी सिर्फ कोरोना वायरस को रोकने में, लॉकडाउन एनफोर्स करने में थी. तो इस वजह से बाकी सारी चीजों को इग्नोर करा गया था. सो इन दिस बैकग्राउंड यहां पे आपका वायलेंस अगेंस्ट वुमेन बढ़ गई है बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस. एंड दैट इज द रीजन दैट जो आपके एंड ऑफिशियली भी डोमेस्टिक वायलेंस हेल्पलाइंस हैं आपकी, जो और जो ऑफिशियल एजेंसीज है, उन्होंने नोटिस करा है कि नंबर ऑफ कॉल्स related to domestic violence help have increased. So United Nation Women, it's an official body, so it has called this a shadow pandemic among the growing coronavirus. So all form of violence against women with special focus on domestic violence, that is shadow pandemic. And in this background, UN Women also launched the shadow pandemic public awareness campaign. And United Nations Secretary General in this background also called for a domestic violence ceasefire. Ceasefire normally क्या होती है कि दो कंट्रीज अगर वॉर में हैं तो उनके बीच में सीज फायर, या फिर एक कंट्री में ही अगर कोई इंटरनल सिक्योरिटी कन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसे सीज फायर कहते हैं अमंग द ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर अगेंस्ट द लॉ एंड अमंग द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज. तो उसे सीज फायर कहा जाता है. पर यूनाइटेड नेशन वुमेन ने ये ऑब्जर्व करा कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इतनी बढ़ गई है कि एक डोमेस्टिक वायलेंस सीज फायर की जरूरत है टू काउंटर द शैडो पेंडेमिक. सो इस बैकग्राउंड में ये मैंने आपको बताया था कि लेस देन 40% ऑफ वुमेन who experience violence against women reported these crimes or sought help. So these are the statistics related to the shadow pandemic. You can have a look at them. So ये हमारा हमने डिस्कस कर लिया पहले इस्तांबुल कन्वेंशन ऑन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, देन वी डिस्कस्ड काउंसिल ऑफ यूरोप, एंड देन वी डिस्कस्ड शैडो पेंडेमिक. एंड लेट्स आल्सो डिस्कस्ड अबाउट इस्तांबुल की कहां पे लोकेटेड है. सो एज आई सेड दैट इट इज अ पार्ट ऑफ टर्की एंड इट इज लोकेटेड, यहां पे आपके इस्तांबुल है ये आपका, एंड इट इज लोकेटेड ऑन सी ऑफ मार्मरा, एंड इट इज लोकेटेड ऑन स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस. तो दो स्ट्रेट्स हैं आपकी सी ऑफ मार्मरा को जो कनेक्ट करती है, सी ऑफ मार्मरा को ब्लैक सी से कनेक्ट करती है स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, वहां पे इस्तांबुल लोकेटेड है. एंड देयर इज अनदर स्ट्रेट बाय द नेम ऑफ स्ट्रेट ऑफ डार्डेनेलिस, DARDANELLES. So this strait connects Sea of Marmara with Aegean Sea.
सो यहाँ पे कंफ्यूज कर सकते हैं, दे कैन आस्क लाइक कौन सी स्टेट पे आपका इस्तांबुल लोकेटेड है, बॉस्फोरस पे है या फिर स्टेट ऑफ डार्डेनल्स पे है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, एंड इट इज located near the Sea of Marmara. So not on Black Sea. So these are the key points related to this topic. So again, as I promised that I have covered this topic in a 3C approach. That is, I have covered it very comprehensively, but yet in a very concise manner and also current oriented. I have included all the current developments. So I hope you liked this lecture. And if you liked it, then I would request you to press the like button, share it all with all of your friends, and subscribe to the channel of AQ Bias. And before ending the lecture, I want to make an important announcement that the foundation course for Journal Studies S covering Journal Studies Essay and CSAT is being launched by AQ Bias on 7th of July, under which 800 hours of classes for Journal Studies focusing on prelims as well as mains will be provided, out of which 80 hours of current affairs will be taught to you. And apart from Journal Studies, we are also launching optional subjects, and optional subjects for history, geography, polity, political science and IR, sociology and public administration is being launched by us. So kindly enroll into these batches so as to learn from all the top faculties of the countries, and these are our contact numbers. So you can always reach out to us at these numbers, and this is our address. So friends, this is Deepak Singh on behalf of AQ Bias. Bye.